गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ई पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे आज एक बार फिर से मैं दीपक कुमार आपका स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में हम लोग जो 12th क्लास का एग्ज़ाम होने वाला है तो उसके बायोलॉजी सब्जेक्ट के कुछ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फर्स्ट चैप्टर के, उसको हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करें। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए अब जो है हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें ये जो पेपर है ना वो जनरल स्टडीज़ के जो हैं स्टूडेंट, जैसे कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ ये विशेष करके अभी फ़िलहाल में जो 12th क्लास का एग्ज़ाम होने वाला है तो उसको टारगेट करके ये वीडियो विशेष तौर पे बनाया गया है। ठीक है, तो ये हालांकि हर एक लेवल पे काम आएगा, ठीक ना। क्योंकि आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं कि जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो रहे हैं तो उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस बायोलॉजी से पूछे जा रहे हैं, तो उसमें भी आपका काम आ जाएगा। ठीक ना, रिप्रोडक्शन चैप्टर का इसमें क्वेश्चन कवर किया गया है। चलिए हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिए। इसमें पहला जो क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, देखिए पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जब एक संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तो यह विधि क्या कहलाती है। तो इसमें आप लोग को पता होना चाहिए कि जब एकल जनक से किसी भी संतान की उत्पत्ति होता है तो उसे हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। क्योंकि अगर एकल जनक है तो उसमें युग्मक वगैरह तो बनेगा नहीं, ठीक ना। तो इसीलिए इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, अलैंगिक जनन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न सब लोग ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जब नर तथा मादा गैमेट में युग्मन होता है तब यह क्या कहलाता है। तो देखो, जब नर युग्मक और मादा युग्मक बने तो इसके लिए ये देखिए, नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, लैंगिक जनन में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें भी आपका आंसर जो है वो बी होगा, लैंगिक जनन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा प्रश्न। ध्यान से समझिएगा सब लोग। तीसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि एक पुंजक क्लोन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो भी अलैंगिक जनन में संतान उत्पन्न होते हैं तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तो उन्हें हम लोग कहते हैं क्लोन। ठीक है, और क्लोन के बारे में यहाँ पर ध्यान देना है कि क्लोन जो होते हैं उसमें आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि जो आक्रिकीय और आनुवांशिक दोनों स्तर पे जो एक समान होते हैं तो वैसे जीवों को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो वैसे जीवों को हम लोग कहते हैं क्लोन। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी जो है आपका सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला कर है आपसे प्रश्न कि जनक समान जीव प्राप्त हो सकते हैं, जनक समान जीव प्राप्त हो सकते हैं। तो इसमें ध्यान दीजिए, अभी जैसा कि मैंने बताया कि जब भी आपके मतलब कि अलैंगिक जनन होगा तो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया में मेन आपके जो जीव होते हैं वो किसके समान होते हैं, अपने जनक के समान होते हैं, अपने माता पिता के समान होते हैं, और इसीलिए उनको हम लोग क्लोन भी कहते हैं। ठीक ना, तो इसमें ध्यान दीजिए कि बीज जो है, तो बीज तो लैंगिक जनन का पार्ट हो गया, युग्मनज भी लैंगिक जनन का पार्ट हो गया, युग्मक भी लैंगिक जनन का पार्ट हो गया। तो इसमें ऑप्शन डी यानी कि विखंडन जो है, तो ये क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। क्योंकि विखंडन आप लोग जैसा कि जानते हैं कि विखंडन जो है, जैसे द्विविखंडन, बहुविखंडन, तो ये सारे के सारे प्रोसेस किस में आते हैं, अलैंगिक जनन में आते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि द्विविखंडन किस में पाया जाता है। ठीक है, पांचवा प्रश्न है आपका कि द्विविखंडन किस में पाया जाता है। तो इसमें ध्यान दो, द्विविखंडन की अगर बात करें तो सबसे पहला चीज़ कि अमीबा में द्विविखंडन होता है और पैरामीशियम में भी होता है, दोनों में होता है द्विविखंडन। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कि अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में। ठीक ना, क्योंकि ये दोनों में होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि मुकुलन के द्वारा जनन किसमें होता है, मुकुलन के द्वारा जनन किसमें होता है। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान देना है कि मुकुलन के द्वारा जो जनन है वो आपके ईस्ट में होता है। ठीक ना, ईस्ट एक प्रकार का कवक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, और इसी को हम लोग ईस्ट को मतलब किण्वन की प्रक्रिया में भी यूज करते हैं। ठीक ना, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है
कि इनमें से कौन पुष्पी पादपों में जनन में काम नहीं आता है। ठीक है, यानी कि इसमें जो पार्ट दिया हुआ है वो पूछ रहा है कि कौन जनन की क्रिया में पुष्पी पादप जो होते हैं, जो पौधे होते हैं जिनमें फूल लगते हैं, ठीक ना, तो उनमें जनन में कौन काम नहीं आता है, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें ध्यान दीजिए कि कंद जो है ये तो काम आता है, भूअस्तरी भी आता है, शकर भी आता है, यानी कि कोनिडिया जो है तो कोनिडिया नहीं होगा, ठीक ना। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, कोनिडिया। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। कोनिडिया जो है, इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा कि कोनिडिया जो है ये बीजाणु जनन की प्रक्रिया में मेन इसका यूज किया जाता है। कोनिडिया का निर्माण किस में होता है, तो बीजाणु जनन में होता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आप लोग को, ठीक है। और इसके बाद में एक और भी चीज़ याद रखिएगा कि जो भी पुष्प देने वाले जो पौधे होते हैं उनको हम लोग फैनरोगेम्स कहते हैं, ठीक ना। क्या कहते हैं, फैनरोगेम्स। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा गया है। इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा गया है। तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए यहाँ पर कि जो जलकुंभी होता है, तो जलकुंभी को हम लोग क्या कहते हैं, जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहते हैं। और एक चीज़ ये भी याद रखिएगा कि जलकुंभी जो है वो भारत में कोई देसी पौधा नहीं है, वो विदेशी नस्ल का एक पौधा है, ठीक ना। तो जलकुंभी को हम लोग बंगाल का आतंक कहते हैं, क्योंकि ये जब जल में जाता है ना तो उसमें बहुत सारे जलीय जो जीव होते हैं उनको ऑक्सीजन की आपूर्ति को बाधित कर देता है, और इसीलिए जो उसमें जलीय जीव होते हैं ना तो वो मरने लगते हैं। तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, बंगाल का आतंक, ठीक है। बंगाल में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला देखिए यहाँ पर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर देखिए कि इनमें किसमें बहुकशाभिका या चल बीजाणु पाए जाते हैं, ठीक है। नवा प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि कशाभिका इसमें या चल बीजाणु किसमें पाए जाते हैं, ठीक ना। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि वाउचेरिया जो है, तो वाउचेरिया में मेन ये पाए जाते हैं, ठीक ना। तो ऑप्शन बी इसमें आपका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कोनिडिया का निर्माण किसमें होता है। कोनिडिया का निर्माण किसमें होता है, ध्यान दीजिए। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि जो पेनिसिलियम होते हैं, तो पेनिसिलियम में ही किसका निर्माण होता है, कोनिडिया का। तो ऑप्शन ए इसमें सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला इसमें प्रश्न कह रहा है कि पुनरुद्भवन की क्रिया निम्न में से किस में होती है, ठीक है। तो पुनरुद्भवन के बारे में आपको ध्यान देना है कि पुनरुद्भवन की जो क्रिया है वो खास करके जो स्पंज होते हैं, तो स्पंजों में पुनरुद्भवन की क्रिया मेन पाई जाती है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधों को कितने माह में उत्पन्न कर सकती है, ठीक ना। तो इसमें आपको याद रखना है कि जलकुंभी जो है ये 8 माह में तकरीबन 65,000 पौधों को उत्पन्न कर देती है। और चूंकि ये इतनी तेजी से विस्तार करती है और इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको बंगाल में इसका बहुत ज़्यादा प्रकोप पाया जाता है, और इसीलिए इसको हम लोग बंगाल का आतंक भी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न देखिए ध्यान से सब लोग। कह रहा है कि इनमें से कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है, ठीक ना। यानी कि जिसमें पुष्पन की क्रिया सिर्फ और सिर्फ उसके पूरे लाइफ में एक बार होती है, वैसे पुष्प के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें ध्यान दीजिए कि जो बांस का पौधा होता है ना, तो वो अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक ही बार पुष्प पैदा करता है, ठीक ना। जो कि तकरीबन 50 से 100 साल की आयु जब उसकी रहती है, तो 50 से 100 साल के बीच के आयु के बीच में वो बांस जो है पुष्प पैदा करता है, ठीक ना। तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा प्रश्न क्या पूछा है कि 12 वर्ष में सिर्फ और सिर्फ एक बार पुष्प खिलना। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि इसमें नीला कुरेंजी जो है ये आपका सही आंसर होगा। एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो नीला कुरेंजी है ये केरल के साइलेंट वैली इलाके में पाया जाता है, और तकरीबन 12 वर्षों के बाद में इस पे पुष्प लगते हैं। और जब पुष्पन होता है तो उस टाइम में ये पूरे केरल के जो भी रोड है ना, तो उसको ये पूरे पुष्प से अपने ढक देते हैं, और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा वहाँ पर होता है,
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि मध चक्र किस में पाया जाता है। ठीक है, तो मध चक्र के बारे में आपको ध्यान देना है कि गाय में भी ये पाए जाते हैं, भेड़ में भी पाए जाते हैं और कुत्ता में भी पाए जाते हैं, यानी कि इनमें सभी हो जाएगा मध चक्र में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि ऋतुस्राव चक्र किस में पाया जाता है। तो ये भी इसमें मनुष्य में, बंदर में और चिंपैंजी तीनों में, यानी कि इनमें सभी, इसका भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण हैं। ठीक है, द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण। तो इसमें आपको एक चीज ध्यान देना है कि जो आपका द्विलिंगी प्राणी की बात की जाएगी तो स्पंज में भी पहला चीज तो ये समझिए कि द्विलिंगी किसे कहते हैं। तो द्विलिंगी वैसे प्राणियों को कहते हैं जिनमें कि नर जननांग और मादा जननांग दोनों एक ही जीव में पाए जाते हैं ना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं द्विलिंगी। ठीक है, तो इसमें स्पंज में भी होता है, टेप वर्म भी क्या है, द्विलिंगी है, और जोंक भी है, यानी कि इसमें भी क्या हो जाएगा, इनमें सभी। ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो इसमें ध्यान से समझिएगा कि मनुष्य के युग्मक में अगर आपसे गुणसूत्र की संख्या पूछे तो आपको ध्यान देना है कि अगर युग्मक में पूछे तो आपका यहाँ पे 23 हो जाएगा, और अगर ओवरऑल आपसे पूरी कोशिका में पूछे तो फिर उस टाइम में आप 46 कीजिएगा। ठीक है, गुणसूत्र की संख्या पूछा है, या फिर अगर ये भी पूछ सकता है कि मनुष्य में अगर डायरेक्ट पूछे कि मनुष्य की कोशिका में जो है ना, जो गुणसूत्र होते हैं तो कितने जोड़े पाए जाते हैं। तो जोड़ा में पूछे तो 23 जोड़ा, या फिर ऐसे अगर युग्मक पूछे तो 46, और अगर युग्मक में पूछे तो क्या हो जाएगा 26। अगर शुक्राणु में पूछ 23 हो जाएगा युग्मक में, और अगर शुक्राणु में पूछे तो शुक्राणु भी क्या है कि युग्मक है, उसमें भी 23 हो जाएगा। अगर अंडाणु में पूछे तो वो भी क्या है, युग्मक है, उसमें भी क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। और युग्मनज में पूछे तो क्या हो जाता है, युग्मक और युग्मक के मिलने से युग्मनज बनते हैं, तो इसलिए उसमें 46 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देना है। चलो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें कौन अंड प्रजक प्राणी है। ठीक है, तो अंड प्रजक अगर प्राणी की बात की जाएगी तो इसमें आप ध्यान दीजिए कि मुर्गी जो है तो अंडा देती है, तो सब लोग देखा है। ठीक ना, मुर्गी के बाद में आपको ध्यान देना है कि सांप भी अंडे देते हैं और मगरमच्छ भी देते हैं, यानी कि इसमें भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जब निषेचन जीव के शरीर से बाहर होता है तब उसे क्या कहते हैं। तो इसमें ध्यान दीजिए कि बाह्य निषेचन कहते हैं, बाह्य निषेचन। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगला आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा द्विगुणित है। ठीक है, तो द्विगुणित की अगर बात की जाएगी तो इसमें युग्मनज को देखिए, युग्मनज क्या होता है, द्विगुणित होता है। बाकी अंडाणु क्या युग्मक है, तो युग्मक अगुणित, परागकण युग्मक है अगुणित, नर युग्मक जो है वो तो युग्मक दे ही रहा है तो क्या है, अगुणित है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा भाग अगुणित है। ठीक है, तो इसमें ध्यान दो, इसमें अगुणित की अगर बात की जाएगी तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि अगुणित इसमें अगर पूछा जाए तो इसमें आपके जो पराग हैं, तो पराग क्या होते हैं, पराग अगुणित होते हैं। ठीक ना, पराग उसी को पराग कण भी कहते हैं, तो पराग कण क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। बाकी युग्मनज द्विगुणित है, पराग कोष द्विगुणित है, अंडाशय भी क्या होता है, द्विगुणित होता है। ठीक ना, तो अगुणित इसमें क्या हो जाएगा, पराग, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि अगैव में वर्धी जनन होता है। तो अगैव में, अगैव देखिए, अगैव एक मेन पौधा है आपका, और उसमें पूछ रहा है कि वर्धी जनन होता है तो किसके द्वारा होता है। ठीक ना, इसमें मेन हम लोग को वर्धी जनन के पार्ट को बताना है कि किस पार्ट में मेन वर्धी जनन होता है। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि इसमें बुलबिल के द्वारा जो है ना, अगैव में बुलबिल के द्वारा मेन वर्धी जनन होता है। और इसमें एक चीज और याद रखिएगा कि वर्धी जनन मेन कहते किसे हैं। तो अगर आपसे पूछे कि वर्धी जनन किसे कहते हैं तो आपको ध्यान देना है कि कोई भी पौधा जो है तो मेन पौधों में ये होता है वर्धी जनन। तो पौधों के किसी भी, शरीर के किसी भी भाग से अगर किसी नए पौधे का उत्पत्ति हो रहा है तो उसी को क्या कहते हैं, वर्धी जनन। जैसे ये जड़ के द्वारा हो सकता है,
ये पत्तियों के द्वारा भी हो सकता है। इसमें आपसे ये भी पूछता है कि पत्तियों के द्वारा किसमें पाया जाता है वर्धी जनन, तो इसमें ब्रायोफिलम को आप ध्यान रख सकते हैं कि पत्तियों के द्वारा किसमें होता है, ब्रायोफिलम में होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे आपसे पूछा जा रहा है कि सल्ककंद का उदाहरण है। ठीक है, तो सल्ककंद आपसे पूछे कि सल्ककंद का उदाहरण कौन है, तो इसमें आपको ध्यान देना है कि जो प्याज होता है, तो प्याज किसका उदाहरण है, सल्ककंद का उदाहरण है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मानव रुधिर ओ वर्ग में, इसमें ध्यान देना है कि ऑप्शन ए दे रहा है कि एंटीजन अनुपस्थित होते हैं, ऑप्शन बी दे रहा है कि एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं, ऑप्शन सी दे रहा है कि एंटीजन उपस्थित रहते हैं, और डी दे रहा है कि एंटीबॉडी ए उपस्थित रहता है। तो इसमें ध्यान दो भाई कि इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि कौन अनुपस्थित है, तो जिसमें एंटीजेंस होते हैं, ठीक ना, तो एंटीजेंस क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। ठीक ना, तो इसमें आपका आंसर ए जो है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक ना, इसमें आपको ध्यान देना है कि एंटीजन जो है, तो एंटीजन मेन ए और बी एंटीजन पूरे ब्लड में होते हैं, किसी भी ब्लड में, तो इसमें दोनों ही एंटीजन क्या हो जाते हैं, अनुपस्थित रहते हैं। जबकि इसमें दोनों के दोनों, मतलब अगर पूछे कि एंटीबॉडी होता है कि नहीं, तो इसमें एंटीबॉडी दोनों होते हैं, अल्फा और बीटा। अल्फा बीटा को हम लोग स्मॉल ए और स्मॉल बी से भी सूचित करते हैं, या फिर इसी को हम लोग एंटी ए और एंटी बी भी कहते हैं। ठीक ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक है, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न समझिए थोड़ा सा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि अलैंगिक प्रजनन की नहीं है। ठीक ना, तो अलैंगिक प्रजनन की कौन सी विधि नहीं है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें ध्यान दो, मुकुलन जो है ये तो अलैंगिक जनन में होता है, लेयरिंग जो है तो लेयरिंग में भी क्या होता है, लेयरिंग भी मेन आपको अलैंगिक जनन की ही विधि है। ठीक ना, दाब लगाना भी अलैंगिक जनन की विधि है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, बोना, यानी कि बोना क्या है, अलैंगिक जनन की विधि नहीं है। ठीक ना, क्योंकि आप लोग देखे हैं कि बीजों को बोया जाता है, और बीज किस में बनते हैं, लैंगिक जनन में बनते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। और अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि युग्मक स्थानांतरण हो सकता है, युग्मक स्थानांतरण हो सकता है। इसमें आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि ऑप्शन ए जल द्वारा, बी वायु द्वारा, सी हवा द्वारा, डी इन सभी के द्वारा। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि जो युग्मक का स्थानांतरण होता है, तो ये मेन आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि युग्मक स्थानांतरण जो है ये सभी के द्वारा हो सकता है, जल के द्वारा भी हो सकता है, वायु के द्वारा भी हो सकता है, हवा के द्वारा भी हो सकता है, यानी कि इनमें सभी जो है इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सजीव प्रजक नहीं है। तो सजीव प्रजक नहीं अगर आपसे पूछे, तो इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो भी बच्चे उत्पन्न करते हैं, शिशु जो उत्पन्न करते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, सजीव प्रजक कहते हैं, विविपेरस। और बाकी जो अंडे देते हैं उनको क्या कहते हैं, ओविपेरस। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि सजीव प्रजक तो ये तो तीनों है, गाय भी है, मनुष्य भी है, बकरी भी है, यानी कि इसमें ऑप्शन ए जो बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी कि मुर्गी क्या है, सजीव प्रजक नहीं है। ठीक ना, आपसे प्रश्न क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सजीव प्रजक नहीं है, तो मुर्गी इसमें सजीव प्रजक नहीं होगी। ठीक ना, अगला देखिए। अगला आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान देना है कि जो इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिए कि उभयलिंगी नहीं पूछ रहा है, यानी कि इसमें पूछ रहा है ना कि द्विलिंगी इसमें कौन नहीं होगी। ठीक ना, तो केंचुआ जो है तो द्विलिंगी है, जोंक भी द्विलिंगी है, फीताकृमि भी है, तो इसमें ऑप्शन सी यानी कि घरेलू मक्खी क्या हो जाएगी, सही होगी। ठीक ना, तो घरेलू मक्खी जो है वो द्विलिंगी नहीं है। ठीक ना, उभयलिंगी नहीं है, यानी कि आंसर सी जो है इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि इनमें से किस में जल माध्यम से निषेचन होता है। ठीक है, इनमें से किस में जल माध्यम से निषेचन होता है, तो आपको ध्यान देना है कि जल माध्यम से अगर निषेचन की बात की जाएगी, तो एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि शैवाल में तो होता ही है जल के माध्यम से, ब्रायोफाइट्स में भी जल के माध्यम से निषेचन हो जाता है। ठीक ना, टेरिडोफाइट्स में भी हो जाता है। ठीक ना, तो इसमें आपका पूरा का पूरा ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है। ठीक है,
तो आपको ध्यान देना है कि अगर पूछे कि उभयलिंगी पादप नहीं है तो एक चीज़ ध्यान दीजिए कि इसमें जो गुड़हल है ये भी उभयलिंगी है, सरसों भी उभयलिंगी है, मक्का भी है, ठीक ना। तो इसमें ऑप्शन ए पपीता जो है, पपीता उभयलिंगी नहीं होता है, ठीक है। तो आपका इसमें ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के पास में वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए, आज के वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बाद में अगला जो आपका चैप्टर होगा वो होगा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, ठीक है। तो उससे भी रिलेटेड वीडियो आपको 1-2 दिन के अंदर में आपको आपके चैनल, यूट्यूब चैनल ई पाठशाला बाय दीपक शर्मा पे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, बाय।